अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस रिलेशन देने जा रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो थोड़ा उस टाइप की है जब इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी का राज हुआ करता था, उनकी हुकूमत थी। और मंगोल को कौन नहीं जानता, जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है वो मंगोलों के बारे में ज़रूर जानता होगा। मंगोल वो कौम थी जिसने 100 साल के अंदर लगभग दुनिया में तमाम जगह जीत हासिल कर ली थी और अपनी सल्तनत एक बड़ी एम्पायर में कायम कर ली थी। लेकिन अफसोस उसके तरफ से कि वो इंडिया में इतने बार हमले करने के बाद भी इंडिया को जीत नहीं पाई, यानी कि भारत को जीत नहीं पाई। वो क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही नेक, बहुत ही बहादुर और बहुत ही अच्छे बादशाह थे। उन्होंने हर बार मंगोलों को शिकस्त दी और उन्हें नाकामयाब बनाया। तो ये सारा क्रेडिट मंगोलों ने जो भी हमला किया 5 बार या और से ज़्यादा भी, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाए। तो आइए उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बेहतरीन वीडियो है आज की। और अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए करिए। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, मंगोलों को कौन नहीं जानता। शायद ही आज कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में मौजूद होगा कि जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता होगा लेकिन मंगोलों के बारे में नहीं जानता होगा। मंगोल कौम वो जालिम कौम थी कि जो 12वीं सदी के आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज खान था उसकी सिपह सालारी में पूरी दुनिया जीतने के ख्वाब लेकर निकली थी। और शायद मंगोलों का ये ख्वाब पूरा भी हुआ। मंगोलों ने 100 साल से भी कम वक्त में उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। इतना ही नहीं, मंगोलों की वो कायम की हुई सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी वो मंगोल सल्तनत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर मौजूद इस मैप को देखिए। ये मंगोल एम्पायर का मैप है। इसमें हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि वो चंगेज खान की जो शुरू में तो सिर्फ उस चाइना को ही फतह करने का ख्वाब देखा करता था, जो चाइना उससे हर चीज में कई गुना बड़ा था। लेकिन जब वो अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर चाइना को जीतने में कामयाब हो गया तो उसके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि वो चाइना से सीधा यूरोप की तरफ निकल पड़ा और रास्ता में आने वाले हर शहर को फतह करता चला गया, हर शहर में तबाही मचाता चला गया। और फिर कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जब चंगेज खान और उसकी औलादों की मेहनत की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप तक फैल गई। यानी आसान लफ्जों में कहें तो आधी दुनिया पर इनका राज हो गया था। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था इनकी जंगली और जालिम किस्म की फौज की वजह से। इसकी फौज इतनी जालिम थी कि वो जिस इलाके को भी जीत लिया करती थी उस इलाके में भरपूर तबाही मचा दिया करती थी। शहर को आग लगा दी जाती थी। शहर में रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं बख्शा जाता था। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, औरतों पर भी ये लोग रहम नहीं किया करते थे। बल्कि हैरानी की बात तो ये थी कि ये जीते गए इलाके के जानवरों तक को नहीं बख्शते थे और उस इलाके के सारे खेतों, सारी हरियालियों में आग लगा दिया करते थे। यानी ये लोग किसी भी शहर को इस मकसद से नहीं जीता करते थे कि शहर को जीतने के बाद वो लोग इस शहर में एक अच्छी सल्तनत कायम करेंगे, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ करता था और वो ये था कि उस शहर के सारे माल को लूट लेना और उस शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर देना। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जंग जीतने के बाद सिर्फ अपने मजे यानी मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों की खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे। चाइना और उस जैसी उस दौर की मजबूत रियासतों के साथ साथ उस दौर की सबसे डेवलप सिटी यानी बगदाद में इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिस तबाही का अंदाजा आज भी आप लोग उस शहर में जाकर लगा सकते हैं। एक बार मंगोल जिस बड़े शहर पर हमला कर दिया करते थे वो उनकी तबाही की वजह से 200-300 साल पीछे चला जाया करता था। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम ही मंगोल था। मंगोलों का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर वो मंगोल कौम कि जिसने आधी से ज्यादा दुनिया को जीता और आधी से ज्यादा दुनिया में तबाही मचाई, वो आखिर कभी हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई? हालांकि हिंदुस्तान तो उनके बिल्कुल करीब में था। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता होगा कि हो सकता है कि मंगोलों ने कभी हमारे भारत देश पर हमला ही ना किया हो, वरना वो मंगोल कि जिन्होंने चीन से लेकर एशिया तक का पूरा इलाका फतह कर लिया था, उनके लिए भारत देश को जीतना क्या मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर और बड़ी से बड़ी अमीर सल्तनतों को अपने कदमों पर झुकाने वाले ये मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे कि जो उस दौर में इतना ज्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये देश था हमारा प्यारा देश यानी भारत। दोस्तों, हिंदुस्तान की भरपूर हरियाली और मजेदार मसाले और इसकी अमीरी के बारे में तो मंगोल कौम ने बहुत पहले से ही सुन रखा था। और शायद यही वजह थी कि जब मंगोल थोड़े से ही ताकतवर हो पाए थे तभी से इन्होंने लगातार हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद ये हम हिंदुस्तानियों की खुशकिस्मती ही थी कि पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देने वाले ये मंगोल कभी हमारे भारत देश पर कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि जब जब इन लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब तब इन्हें बहुत खतरनाक हार का सामना करना पड़ा और हमारा भारत देश हमेशा इन जानवर और जालिम किस्म के लोगों से महफूज रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर मंगोल कभी हमारे भारत देश को जीत क्यों नहीं पाए? आखिर वो कौन इंसान था कि जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली मंगोल फौज और हमारे देश भारत के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था और मंगोल लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी इस इंसान को अपने रास्ते से नहीं हटा पाए थे? तो दोस्तों, मैं बात
बात कर रहा हूँ 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान की, जिन्हें आज दुनिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। दोस्तों वैसे तो मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर से पहले ही हमारे हिंदुस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए थे और उनके ये हमले अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाद भी जारी रहे थे। लेकिन मंगोलों के इन सारे हमलों में से जो मेन हमले थे, यानी खतरनाक हमले कि जिन हमलों को मंगोलों ने पूरी ताकत के साथ और बड़ी फौज के साथ किया था, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ही किए गए थे। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया मंगोलों से भारत को बचाने का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को देती है। जिस दौर में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठे, ये वो दौर था कि जब मंगोल पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरे थे। उस दौर में मंगोल इतने खतरनाक और ताकतवर बन चुके थे कि वो अपनी फौजों के घोड़ों का मुंह जिस तरफ मोड़ दिया करते थे, वो सल्तनत खुद ब खुद उनकी सल्तनत में शामिल हो जाया करती थी। बड़ी से बड़ी होशियार फौजों में भी ये हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी कि वो मंगोलों का खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सकें। अलाउद्दीन खिलजी को अभी सुल्तान बने हुए सही से 1 साल भी नहीं हो पाया था कि मंगोल जैसी दुनिया की खतरनाक फौज ने उनकी सल्तनत के बॉर्डर पर भी दस्तक दे दी। और ये वक्त था सन 1297 के लास्ट का और 1298 के शुरू का। मंगोलों से निपटने के लिए सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में रहने वाले हर आम और खास इंसान को अपने मजबूत किलों में महफूज किया और उसके बाद मंगोलों की एक बड़ी फौज के मुकाबले में उलू खान और जफर खान की सिपह सालारी में अपनी एक फौज भेजी। 6 फरवरी 1298 ये वो दिन था कि जब मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की फौज में बड़ी जबरदस्त जंग हुई थी और आखिरकार इस जंग में खिलजी फौज को जीत नसीब हुई थी और मंगोल जैसी ताकतवर और घमंडी फौज खिलजियों के सामने पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों इस जंग में 20,000 से ज्यादा मंगोल फौजी मारे गए थे और हजारों की तादाद में ही मंगोलों को कैद करके दिल्ली लाया गया था। और मंगोलों पर अलाउद्दीन खिलजी की इस जीत की वजह से हिंदुस्तान के लोगों का अलाउद्दीन खिलजी पर और ज्यादा भरोसा बढ़ गया था। दोस्तों इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ जलंधर के नाम से भी जाना जाता है और ये हिस्ट्री में मंगोलों का इंडिया पर सबसे बड़ा अटैक भी माना जाता है। यानी ना तो इससे पहले कभी मंगोलों ने इतना बड़ा हमला किया था और ना ही कभी बाद में वो इतना बड़ा हमला कर सके थे। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया जीतने वाली मंगोल फौज भी आखिर अपनी हार कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने जंग हारने के बाद फौरन दोबारा तैयारी शुरू कर दी और 1 साल से पहले ही यानी कुछ महीनों के अंदर ही 1298 के लास्ट में ही वो अपनी एक बड़ी फौज लेकर फिर से खिलजियों पर अटैक करने के लिए हिंदुस्तान दौड़े चले आए। इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे होशियार और पसंदीदा सिपह सालार यानी जफर खान को एक फौज लेकर मंगोलों के मुकाबले के लिए भेजा और जफर खान ने इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी के भरोसे को कायम रखा। जफर खान ने इस जंग में न सिर्फ मंगोलों को भागने पर मजबूर किया बल्कि मंगोल फौज के हजारों फौजी मारे गए और हजारों पिछली बार की तरह ही कैद भी किए गए। लेकिन शायद घमंडी और ताकतवर मंगोल फौज ने भी ये सोच रखा था कि वो हिंदुस्तान को जीते बगैर चैन से नहीं बैठेगी और शायद यही वजह थी कि वो दूसरी जंग हारने के बाद भी सिर्फ कुछ ही महीने के अंदर यानी 1 साल से भी पहले तीसरा अटैक करने के लिए हिंदुस्तान में घुसते चले आए। लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी के लिए हालात शायद इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की फौज उसकी सल्तनत में अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी और शायद यही वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कमांडर यानी सिपह सालार जफर खान को यह हुक्म जारी किया था कि जब तक मेरा हुक्म तुम्हें ना मिले जब तक तुम मंगोलों पर अटैक न करना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी समझ चुके थे कि इस वक्त मंगोलों से लड़ने की बजाय उन्हें सिर्फ रोके रखना ही बेहतर होगा। लेकिन जफर खान ने अलाउद्दीन खिलजी की बात को नजरअंदाज करते हुए मंगोल फौज पर हमला कर दिया। जफर खान का यह हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ घंटों के अंदर ही 5000 से ज्यादा मंगोल फौजी मारे गए और सैकड़ों फौजी कैदी भी कर लिए गए। लेकिन फौज कम होने की वजह से खिलजी फौज मंगोलों का पुराना वाला हाल नहीं कर पाई और शायद यही वजह थी कि खिलजी ये जंग जीतने में तो जैसे तैसे कामयाब हो गए थे, लेकिन इस जंग में उन्होंने अपने कीमती खजाने को गवा दिया था। यानी इस जंग में जफर खान शहीद हो गए थे। भारत में बार बार हारने के बावजूद भी मंगोल चैन से नहीं बैठे। 3 बार लगातार खिलजी से हारने के बावजूद भी 1303 में उन्होंने चौथी बार अटैक किया और कहा जाता है कि इस बार तो मंगोल फौज ने बड़ी चालाकी से काम लिया और भारत के अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली तक जा पहुंचे। लेकिन दिल्ली तक पहुंच जाने के बावजूद भी मंगोल कामयाब न हो सके और आखिरकार मंगोलों को एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। उसके बाद 1305 में खिलजी सल्तनत पर मंगोलों की तरफ से 5वां अटैक किया गया। खिलजी ने इस बार भी बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। एक बार फिर खिलजी और मंगोलों के बीच अमरोहा में एक बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी गई और इस जंग में भी हमेशा की तरह मंगोलों को हार का सामना ही करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार ही नाकाम हुए थे। यानी हमारे भारत देश को मंगोलों से हमेशा महफूज रखने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। मगर अफसोस आज के दौर में कुछ फर्जी कहानी और मूवीज के जरिए से इस बहादुर और होशियार और अजीमुशान सुल्तान को एक अय्याश और कातिल बादशाह के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है और बदकिस्मती से कुछ लोग इन लोगों के बहकावे में भी आ जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग मूवीज की बजाय हिस्ट्री की पुरानी से पुरानी बुक्स पढ़ने की कोशिश करें। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म। दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा और ये भी जाना कि खिलजी और मंगोल के बीच जितनी बार जंग हुई उतनी बार हमेशा खिलजी ही हुकूमत जीती और मंगोल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन आजकल तमाम ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने अच्छे नेक बादशाहों को इस तरह से पेश करते हैं फिल्मों के ज़रिए से कि उनको अय्याश दिखाते हैं, उनको मतलब बहुत बेरहम दिखाते हैं। मतलब
उल्टे सीधे मतलब हकीकत नहीं दिखाते हैं कि क्या सच्चाई है, और लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं जिनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। हिस्ट्री बारे में ना किसी के बारे में जानना, हिस्ट्री पढ़ें, इंशाल्लाह आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और उस पर सही और गलत का फ़र्क पता चल जाएगा कि लोग दुनिया में क्या दिखा रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है। तो ये देखा हम लोगों ने, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।